हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिए इस वीडियो में आपको मिलेगा। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के चांसेस है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सारे चैप्टर्स का। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं उन 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, राइट। इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के जो 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगले वीडियो में 6 to 9 और लास्ट वीडियो में आपके पूरे के पूरे जो चैप्टर्स 10th to 16th चैप्टर्स है जिसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके वीडियोस मिलेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर ध्यान दे तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल of a metal crystallizing in face-centered cubic structure FCC, body-centered cubic structure BCC and simple cubic structure SC। मतलब इन क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में आपको जो यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। देन यू हैव पैकिंग एफिशिएंसी, आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछ सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में या फिर नॉर्मली भी आपको रेशियो में पूछा जा सकता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। जो एफसीसी का है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना वो स्किप किया गया है, इस बार के सिलेबस में नहीं है आपको। ओके, देन यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए इन सारी चीजों का। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का। बात करें डिफेक्ट्स की, उसके अलावा कुछ खास इस चैप्टर में नहीं है। डिफेक्ट्स की हम बात करें तो डिफेक्ट्स रिलेटेड टू बी एट द सेफर साइड। सेफर साइड के लिए मैंने डिफेक्ट्स डाल रखा है। वैसे एक आध बार ही डिफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, इन 3 डिफेक्ट्स के बारे में, वो भी अक्टूबर का जो एग्जाम होता है रिपीट बैच वाला उसमें पूछा है। आपके जो मार्च वाला एग्जाम होता था इसके पहले या मार्च या फेब में एग्जाम, उसमें कभी पूछा नहीं गया। तो चांसेस बहुत कम है कि डिफेक्ट के क्वेश्चन आए, पर स्टिल आप इन 3 डिफेक्ट्स के बारे में तो जरूर पढ़ लेना, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हो सकता है बोर्ड वालों का दिमाग घूम जाए, कुछ अलग ही पेपर बना दे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो चांसेस है वो जहां तक मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे हैं उस हिसाब से ये 3 डिफेक्ट आप पढ़ोगे तो काफी होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और एक्सप्लेन इंप्योरिटी डिफेक्ट इन स्टेनलेस स्टील विथ डायग्राम, या फिर ये सेम क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। दोनों का आंसर सेम है। तो ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। और इसके अलावा सॉलिड स्टेट में जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो आप एक काम करना, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं पिछले साल जो भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है, आप उतना न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेना तो फिर आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। बस उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका टाइप रिपीट होता है। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप इतना कर लोगे काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, आपको सब आइडिया आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सॉल्यूशंस। 1 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेशन है इसके अंदर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट और उसका यूनिट, एंड देन ऑस्मोसिस, बॉइलिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा आपका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन स्टेट हेनरीज लॉ, स्टेट राउल्ट्स लॉ, एंड व्हाई इज मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। 2 मार्क्स की बात करें तो derive the relationship between relative lowering of vapor pressure and molar mass of non-volatile solute. Then define a solution and explain the terms solute and solvent. Then you have state Henry's law. How does solubility of a gas in water varies with temperature? Then you have 4th question, define boiling point and write the formula to determine molar mass of a solute using freezing point depression method. Finally, derive the relation between elevation of boiling point and molar mass of solute. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस इस चैप्टर में से कम ही होगा। ये जरूर हो सकता है कि वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिक्स करके 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपना बनाए, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके इस चैप्टर के हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू 3rd चैप्टर, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, अगेन लॉट ऑफ डेफिनेशंस,
आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीएच का डेफिनेशन, पीओएच का डेफिनेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन एग्जांपल के साथ आपको याद करना है, बेसिक बफर सोल्यूशन एग्जांपल के साथ याद करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मोलार सोल्युबिलिटी और उसका यूनिट, एंड देन कॉमन आयन इफेक्ट का डेफिनेशन, देन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है उसका भी डेफिनेशन, और आपको ये बोला जा सकता है लेबल द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो भी आपको रिएक्शन है, हो सकता है एक और इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन पूछ ले जिसमें आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताना है। तो ये रिएक्शन जैसा आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स की बात अगर हम करें तो व्हाट इज अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वेल इसके चांसेस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं, मैंने डाल दिया वैसे टू बी एट द सेफर साइड। What is Arrhenius theory of acids and bases? Then you have classified the following species into Lewis acids and Lewis bases. देखो इसमें ये जरूर हो सकता है आपको लुइस एसिड्स और लुइस बेसिस थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि क्या है कंसेप्चुअली, क्योंकि वो हो सकता है कि आपकी जो स्पीशीज है वो बदल दे। यहाँ पे जो स्पीशीज है, क्लोरीन का आयन दिया हुआ है, NH4+ है, BCl3NH3, उसके अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि इसी में से स्पीशीज आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लुइस एसिड कैसे पता करते हैं, लुइस बेस कैसे पता करते हैं। तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ओके, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगेन अ गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिराइव रिलेशन बिटवीन मोलार सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आपको इसके मोलार सोल्युबिलिटी, या फिर कई बार वो क्या करते हैं मोलार वर्ड को हटा देते हैं, तो बोलते हैं डिराइव रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मीनिंग एक ही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिख देंगे सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbI2, या फिर फॉर AgBr, या फिर फॉर AlOH3। तो आपको क्या करना है, तीनों के लिए डेरिवेशन तो सेम होगा, लास्ट में आपको AgBr3 या PbI2 जिसके लिए भी पूछा गया है उसका एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे बताना है कि ये रिलेशन कैसे आएगा। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, वैसे इसका टॉपिक ही है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो तीनों वहां पे टेक्स्ट बुक में AgBr, PbI2, AlOH3 तीनों दे रखा है, पर चांसेस ये कि एग्जाम में सिर्फ एक के लिए पूछा जाए। तो आपका डेरिवेशन तो सेम होगा तीनों के लिए, लास्ट में बस ये एग्जाम्पल बदल जाएगा। Then you have write solubility product of following sparingly soluble salt. तो ये जो salts यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके लिए आपको solubility product बताना है कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, derive an equation which shows the degree of dissociation of weak acid, sorry क्या लिखा है, derive an equation which shows that degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to square root of its concentration। और सेम यहाँ पे derive an equation which shows the degree of dissociation of weak base, एक weak acid के लिए डेरिवेशन है और एक weak base के लिए, which is inversely proportional to square root of its concentration। तो भाई ये तो हो गए आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगेन 3 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम बड़ा क्वेश्चन, यहाँ से कम है चांसेस। अगेन वो 1 मार्क 2 मार्क्स को मिक्स करके बना सकते हैं, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे आयोनिक इक्विलिब्रिया के, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बस ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है सारे। आप देखो या तो 1 मार्क्स के ही है, छोटे छोटे 2 मार्क्स के ही है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो इनको। आगे बढ़ते हैं और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन की बात कर ली जाए, तो आप इसमें बहुत सारा ढेर सारा डेफिनेशन भरा पड़ा है। आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन, कोई भी डेफिनेशन आ सकता है। स्टार्टिंग के ज्यादा इंपॉर्टेंट 4-5 जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हाँ ये सब भी इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, electron gain enthalpy, enthalpy of atomization, enthalpy of solution, enthalpy of chemical reaction, standard enthalpy of combustion and bond enthalpy। भाई ये तो दुनिया भर के यहाँ पे डेफिनेशंस जो है इस चैप्टर में है। 2 मार्क्स की अगर बात करें हम लोग, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो देखो, गिव 2 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे हिसाब से शायद 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टेक्स्ट बुक में, उसमें से किसी 2 स्टेटमेंट को आपको लिखना है एंड राइट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको पता है डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू के बीच में जो रिलेशन है आपका, तो ये रिलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, इनफैक्ट ये भी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूं, पर ये कई बार रिपीट हो चुका है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, अगेन ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको डिराइव करना है। एंड व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच कब होगा, ये भी आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपका आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो मैक्सिमम वर्क है उसका डेरिवेशन है, और उसके अलावा ये तो आपके हो गए 2 मार्क्स के, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो कई बार क्या होता है कि ये वाला भी अगर क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर दिया तो क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन जाता है इन दोनों के साथ। तो बेटर है कि आप पूरा अच्छे से पढ़ लो इसका डेरिवेशन भी, और ये बस 2-4 लाइन की बात होगी। स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है और उसके बाद फिर डेरिवेशन करना है। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये अगेन एक क्वेश्चन। राइट फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब ये अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका इक्वेशन लिखना है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। आपको हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के साइन कन्वेंशंस याद होने चाहिए कि कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब हीट और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, उस पर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल हो सकता है इसका। चलिए, तो ये तो भाई आपके हो गए थर्मोडायनेमिक्स 4th चैप्टर। मूविंग ऑन टू लास्ट चैप्टर फॉर दिस वीडियो, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, डिफाइन फैराडे, डिफाइन मोलार कंडक्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, दोनों के एसआई यूनिट्स पता होने चाहिए। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है और उसका यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स की बात करें तो स्टेट कोहलरॉश लॉ एंड राइट, पता नहीं इसको अच्छे से क्या प्रोनाउंस करते हैं, चलो कोहलरॉश लॉ ही होगा, एंड राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्वेश्चन। And what is electrochemical series and explain its applications in the determination of relative strength of oxidizing and reducing agents। तो applications जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है ये बताना है आपको। नर्स्ड इक्वेशन लिखकर उसके अंदर जो टर्म्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। एंड देन सॉल्ट ब्रिज क्या है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 4 मार्क्स की बात करूं मैं तो एक ही क्वेश्चन पॉसिबली अगर 4 मार्क्स का बनेगा बड़ा तो ये हो सकता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो अगर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पूछा जाए तब भी आप ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर सकते हो विथ नीट लेबल्ड डायग्राम। कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ डायग्राम पूछ लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो 2 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछ रहा है पूरे डायग्राम के साथ तो 4 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसका एप्लीकेशन क्या है और एडवांटेजेस या फिर डिफिकल्टीज क्या है एसएचई को सेट करने में। ये भी हो सकता है कि सिर्फ वो 2 एडवांटेज पूछ ले 2 मार्क्स के लिए, या फिर डिफिकल्टीज पूछ ले 2 मार्क्स के लिए, पर ये कंबाइंड आप पूरा याद रखोगे तो काफी काम आपका हो जाएगा। अगर पूरा कंबाइंड आता है तो 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा ये। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में पहले 5 चैप्टर के। नेक्स्ट 4 चैप्टर्स मतलब चैप्टर नंबर 6 to 9 नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा का पूरा जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक वीडियो में आएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।